किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, अब वो बोलेंगी भी। स्वागत है आपका बोलती किताबें में, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों को आवाज देते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी आत्मकथाएं, प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक पुस्तकें, वो भी आपकी अपनी हिंदी में। हर पन्ने में छुपा है एक नया अनुभव और हर शब्द में बसी है एक नई सोच। तो चलिए सुनते हैं किताबों की जुबानी, सिर्फ बोलती किताबें पर। कितना सुखद था यह भाव कि हर बार घर लौटने के लिए ही बार बार घर से बाहर निकलूंगा। यदि मैं किसी काम से बाहर जाऊं, जैसे पान खाने, तो वो बाहर जाना वास्तव में बाहर जाना नहीं होता था, क्योंकि मुझे तो वापस लौटकर घर आना ही होता था। और मैं पूरी कोशिश करता था कि काम पूरा हो, यानी पान खाकर जल्दी लौट आऊं। घर से बाहर निकलना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना घर लौटना होता था। बाहर जाने के लिए और भी बहुत से घर होते हैं, परिचितों के, कामकाज के, जिनके यहाँ उठना बैठना होता है, या फिर बाजार, बगीचा, दफ्तर, कारखाना होते हैं। लेकिन लौटने के लिए खुद का घर जरूरी होता है, चाहे वो किराए का एक कमरा ही क्यों ना हो, या एक कमरे में कई किराएदार रहते हों। मेरी पत्नी के लिए घर बाहर निकलने की बहुत कम वजह बनता था, इसीलिए घर लौटने की जरूरत भी कम ही होती थी। जब भी वो बाहर गई, जल्दी ही लौट आई। अकेले रहने की स्थिति में जाते समय घर में ताला लगाना पड़ता है, जो उस स्थिति में नहीं करना पड़ता जब घर में पत्नी, माता पिता, भाई बहन या इनमें से कोई एक भी मौजूद हो। नौकर को घर की चाबी का गुच्छा नहीं दिया जाता। अगर घर छोटा हो तो एक चाबी भी नहीं दी जा सकती। घर में परिवार के रहने से ये बहुत बड़ा सुख होता है कि आप तेजी से भीतर आकर सीधे चारपाई पर लेट जाएं, या अगर बहुत तेज पेशाब लगी हो और बाहर कोई साफ और सुरक्षित जगह ना मिले, तो घर में दाखिल होते ही सबसे पहले पेशाब करके राहत मिलती है। जब नौकरी करता था तो घर लौटने का समय दफ्तर बंद होने के बाद शाम का होता था। जब बेकार था तो कभी भी आना जाना हो सकता था, कोई निश्चित समय नहीं था। छुट्टी के दिनों में मुझे बार बार घर से बाहर निकलना पड़ता था, बिना किसी ठोस वजह के। जो है उतना दुख उन लोगों को नहीं है, ऐसा बीमार सोचता है। जब वो अपनी तकलीफ की बात करता है तो उसकी पत्नी उसकी तकलीफ को ये कहकर कम कर देती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ नहीं होगा। जब वो कहता है कि अब मैं मर जाऊंगा, तब उसकी मां उसका माथा सहलाते हुए कहती है, घबराओ नहीं, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। उसे प्यास लगती है तो पत्नी कटोरी में दूध लेकर आती है। मजबूरी में वो थोड़ा दूध पी लेता है। तभी उसे किसी से मिलने की इच्छा होती है। उसे मिलने के लिए उसके दफ्तर के लोग आते हैं। कमजोरी में वो किसी से बात नहीं कर सकता। गले तक चादर ओढ़े वो पड़ा रहता है। उसके बदले उसकी मां या पत्नी मिलने वालों से बात करती हैं। लोग पूछते हैं कैसी तबीयत है, तो दोनों में से कोई कह देता है, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। गुस्से में वो पत्नी को गाली देना चाहता है, मां से बात नहीं करना चाहता, पर कमजोरी के कारण वो शांत रहता है। मरता नहीं, थक कर सो जाता है। हकीकत में मैं बीमार नहीं था और ना मेरा मकान नर्सिंग होम था, पर जिस मकान में मैं रहने आया था उसका मालिक शहर का एक बड़ा डॉक्टर था। मैं 50 रुपए महीना मकान का किराया देता था, जो मकान को देखते हुए अधिक था, परंतु डॉक्टर की सलाह मुफ्त मिलेगी, ये मेरे मन में था। अम्मा ने थोड़ा झुककर देखा। मुझे तो समझ में आता नहीं है, लगता है पान खाया था। बेटा तो देख, खून है क्या? पानी की बाल्टी ले जाते हुए पत्नी वो बाल्टी छोड़कर मां के पास आई। मुस्कुराते हुए मां से कहा, रात को 2 पान लाए थे, सुबह पूरिया में बधा 1 पान बचा था, काफ में सुपारी के टुकड़े हैं।
उसको सर्दी तो है, खासकर जब तब थूकता रहता है। अम्मा एक लोटे में पानी लेकर काफ को बहाने लगी। तभी पत्नी ने भरी बाल्टी लेकर उंडेल दी। 5 मिनट में बाहर से होकर मैं घर लौट आया था। इतनी थोड़ी देर में आना जाना ही हुआ था। दृश्य बदलने के लिए पलक झपकाना ही बहुत होता है। 5 मिनट के लिए बाहर जाना मतलब 5 मिनट तक घर के दृश्य पर पर्दा पड़ा रहना। मेरी गैर हाजिरी में पत्नी और माँ का कोई और ही दृश्य रहता होगा कि फुर्सत मिली या मेरी उपस्थिति में उनको काम करने में अड़चन हो रही थी। जब मैं अंदर आया तब अम्मा कुछ चुपचाप लगी। पत्नी के हाथ में एक खाली बाल्टी थी। अम्मा ने मुझे सबसे पहले लौट आया देखा था। इस तरह देखा था कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया, या मुझे कोई सामान लेने लौटना पड़ा है, या मेरी आदत ही है कि घर के अंदर और सड़क के बीच मैं केवल चहलकदमी करता हूं। नौकरी के बाद पहली बार अम्मा मेरे पास रहने आई थी। दूसरी बार घर से बाहर निकलते ही ठाकुर की पान की दुकान के सामने मुझे संपत दिखा। संपत मेरे बचपन का दोस्त। चेचक के गहरे दाग, सांवला रंग और गोल गोल नाक वाले चेहरे की मुझे आदत पड़ गई थी। इस तरह की लत पड़ जाना ही क्या दोस्ती थी। बचपन में जब मैं अपनी बेडौल नाक की चिर सुनता था तो दुखी हो जाता था। नाक की आदत तो अपने आप पड़ जाती है। 2 हाथ होते हैं, पर ऐसे कहाँ कि लटके हुए हों। हाथ में एक खाली माचिस की डिब्बी भी हो तो उसका भी वजन महसूस होता है, लेकिन हाथ का कोई वजन नहीं होता। वजन तब महसूस होता है जब बाएं कटे हाथ को दाएं हाथ से उठाया जाए। चेहरे पर 2 कान होते हैं, इसकी याद कई दिनों तक नहीं रहती। कान चेहरे से कहाँ जाएंगे? इस तरह की लापरवाही सामाजिक सुरक्षा को दर्शाती है। लगता है सब जगह अमन चैन है। संपत मेरे नगर का था। 4th कक्षा तक हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। इसके बाद वो फेल हो गया। जब मैंने बीए पास किया तब उसने 10वीं पास की थी। इसके बाद हम दोनों की नौकरी इसी शहर में लग गई। वो महाविद्यालय की रसायनशाला में काम करता था। मेरे घर के पास उसका घर था। मुझे देखते ही संपत खुश हो गया। पान खाओगे? पान की आदत मुझे नहीं है। बिना आदत के पान खाओ तो थूकने में लगता है जैसे खून निकल आया हो। मैंने कहा, सब्जी लेने जा रहा हूं, चलोगे? झोला दिखाते हुए उसने कहा। मैं खुश हो गया। सब्जी लाना जरूरी था। हफ्ते भर से बाजार जाने का मन नहीं हुआ था। ठहरो, घर से झोला लेकर आता हूं, कहता हुआ मैं घर की ओर पलटा। जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी के हाथ में भरी बाल्टी फिर दिखाई दी। अलबत्ता मां चावल पछोर रही थी। मैंने पत्नी से कहा, आज जब भी घर लौटकर आता हूं तुम पानी की बाल्टी लिए ही दिखती हो। फिर मां से कहा, मां, तुम कल शाम को भी चावल पछोर रही थी, आज भी पछोर रही हो। क्या हमारे घर में बोरों भर चावल है? और जो पानी भरने के लिए पीतल का घड़ा है वो घड़ा नहीं बल्कि पीतल का कुआं है। फिर पत्नी के पास जाकर धीरे से कहा, पीतल का घड़ा तुम्हारे मायके का है, इसलिए तुम्हें इसे भरने का शौक है क्या? पत्नी ने कहा, बाल्टी तो ससुराल की है। मैं चिढ़ गया। बाल्टी उससे छीनकर मैंने नीचे रख दी तो बहुत सा पानी छलक कर नीचे बह गया। सबका दिमाग खराब है, मां भड़बड़ाई। अम्मा, रोज मुझसे सब्जी लाने के लिए कहा जाता था। आज छुट्टी का दिन है तो कोई नहीं कह रहा है। मैंने कहा, आधे घंटे में तू 2 बार घर आ गया होगा। 1.5 घंटे तक धीरे धीरे नल चलता है। बोरिंग कब से खराब हो गई है? नल में लाइन से बाल्टी रखो, पारी लगाओ, तब पानी मिलता है। अभी नल बंद होने में समय है। 2 बाल्टी पानी और मिल जाएगा। बाहर जाकर 5 मिनट बाद फिर आओगे, तब भी तुम्हें बहू के हाथ में बाल्टी दिखेगी। पर इससे क्या होता है? एक एक काम पूरा निपटाना पड़ता है। तब मैं भी चावल पछोड़ते हुए दिखूंगी। अभी जितना चावल पछोरा गया है तो जून में खत्म हो जाएगा। तेरी छुट्टी रहती है तो कोई काम ठीक से नहीं संभालता। तेरा व्यवहार बहू के साथ अच्छा नहीं है, मां बोली।
सब्जी लानी है या नहीं? अकेले मैं ही सब्जी खाता हूं क्या? उदास होकर मैंने कहा। लानी तो है, मैं सब्जी नहीं खाती। बहू तेरा जूठा खाती है। तुझसे बच जाएगा तो खाएगी। कितनी महंगी सब्जी है। तुमको सब्जी अच्छी लगती है इसलिए बनाने का मन होता है, नहीं तो कभी ना बने। पत्नी झोला लेकर आई तो मैंने झोला उससे झपट लिया। जब मैंने झोला छीना, वो मुस्कुराई। उसे मालूम था कि मैं उससे झोला झपट कर ही लूंगा। क्या लाना है? मैंने पत्नी से शांति से पूछा। जब मैं शांत होता था तो उस आदमी की तरह हो जाता था जिसकी नौकरी एक शेर की देखरेख करना थी। घूम फिरकर मेरे ख्याल से नौकरी का यही मतलब था। एक बार धोखे से शेर का पिंजरा खुला रह गया। ये उसकी गलती नहीं थी। शेर की नौकरी के डर से उसे रात भर नींद नहीं आई। जब उसकी पत्नी खाना लेकर आई तो उसने देखा कि शेर का पिंजरा खुला हुआ है। वो डर कर चीखी तो उसकी नींद खुली। उसने देखा कि शेर पिंजरे से बाहर आकर खाना खा रहा है। जल्दी से उसने पिंजरे को बंद किया और उसकी जान बच गई। उसे लगता था कि जिस दिन शेर को समय पर खाना नहीं मिलेगा, मालिक के डर से वो खुद शेर के पिंजरे में घुस जाएगा। शेर से ज्यादा वो मालिक से डरता था। घर के लिए सब्जी लाना नौकरी नहीं थी। चूंकि मैं नौकरी करता था इसलिए आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन मुझे घर के कुछ बकाया काम करने थे। 1 किलो आलू, धनिया, मिर्च, लहसुन पाव भर, बरबट्टी पाव भर, या जो मन हो। अम्मा ने कहा। नारियल का तेल भी ले आना, पत्नी ने कहा। सब्जी लाने के साथ नारियल का तेल लाना मुझे कोई अलग हटकर काम लगा। लोग सब्जी बाजार से लौटते समय कैसे सर्राफ की दुकान में घुस जाते हैं और एक सोने की अंगूठी खरीद लेते हैं। सोने की अंगूठी खरीदने घर का नौकर कभी नहीं जाएगा। सब्जी खरीदने जा सकता है। नौकर को एक सीमा तक नुकसान करने दिया जा सकता है। उससे 1-2 रुपए खो जाएं तो ठीक है, पर 10-20 रुपए वो नहीं बचा सकता। दफ्तर के साहब के लिए महबूब कितना भी ईमानदार हो, पर 100 रुपए के लिए उसकी नीयत डोल सकती है। यानी 99 रुपए तक वो ईमानदार था। हिसाब के अनुसार नीयत डोलने की सीमा निर्धारित होती है। मेरे जैसे हैसियत वाले यानी संतू बाबू, जिसकी साल भर से ज्यादा की नौकरी हो गई थी और शादी को भी करीब साल भर हो गया, वो 400-500 में अपनी नीयत खराब नहीं करेगा। सब्जी लाते हुए फल लाए जा सकते थे, जैसे जामुन, सीताफल, बहेड़ा, केले आदि, पर नारियल का तेल या सिगड़ी की जाली या सुराही सब्जी के साथ लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये आम बात थी कि क्या लाना है कहने के बाद बात तुरंत खत्म होनी चाहिए, नहीं तो एक के बाद एक चीजें जुड़ती जाती थीं, चाहे पैसे हों या नहीं। नारियल का तेल मुझे एक ना एक दिन हर हाल में लाना था। बाद में या फिर कभी कहकर खुद को गृहस्थी से ज्यादा देर तक के लिए छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता। मेरा एक ना एक दिन अभी आज ही हो जाएगा या फिर कल, अधिक से अधिक परसों, बस। अपनी जमानत पर भी मैं ज्यादा दिन तक छूट नहीं सकता था, और पत्नी पत्नी की जमानत पर, माँ की जमानत पर ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता था। तब भी मैं रुका रहा। अम्मा चावल पछोड़ने लगी थी। पत्नी चावलों को टीन की एक डिब्बी में भर रही थी। मैं उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था कि सब्जी वाली बात अधूरी खत्म हो रही है। उसका निष्कर्ष मेरे अनुसार निकलना चाहिए। शायद ये मेरे मन में था, परंतु मैं किस तरह का निष्कर्ष चाहता था ये मुझे खुद नहीं मालूम था। अम्मा और पत्नी को भी नहीं। नहीं तो वे देर क्यों करती? दोनों अपने काम में लीन थीं जैसे। मैं उनके सामने उपस्थित नहीं हूं। कभी कभी वातावरण में अपने को उपेक्षित पाकर जैसे मैं गायब हो जाता था। उपेक्षित उपस्थित होने से आदमी को अदृश्य होने में समय नहीं लगता। चावल के दाने उठाकर मैंने चबाने शुरू किए। तब भी मैं गायब था। धोखे से पास में पड़े ग्लास को लात लगी। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पीतल के ग्लास को ठोकर लगने से जो आवाज होती है वही झंझनाहट की आवाज आई थी। पर मैं एक ऐसा जादूगर था जो दूसरे जादूगरों के मुकाबले हार चुका था।
परंतु दूसरा जादूगर न तो पत्नी थी न अम्मा। दूसरे जादूगर कौन थे ये मैं नहीं जान पाया था। यही उनका सबसे बड़ा जादू था। ऐसी स्थिति में मैं मैदान छोड़कर चला जाऊं, शायद यही उपाय मेरे पास बचा था। पत्नी या माँ वे लोग नहीं थे जिनके कारण मुझे मैदान छोड़ना पड़ रहा था। परंतु मैदान छोड़कर जाना क्या घर से बाहर निकलना था? तब मैं बाहर से भी हारा हुआ क्यों लौटता? मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना सब मैदान छोड़ना था। हमेशा हमेशा के लिए मैदान छोड़ने की मेरी इच्छा कभी नहीं हुई। मैं ज्यादा देर तक न तो घर से बाहर रह सकता था और न घर के अंदर। फिर भी मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि जिसमें मैं अनंत काल तक घर लौटना नहीं चाहता था। पर जब भी लौटूं, पत्नी को उसी तरह भरी बाल्टी लिए हुए, माँ को चावल पछोड़ते हुए पाना चाहता था। यानी अनंत काल के बाद भी हर चीज को बिल्कुल अभी जैसी, इस घर को, गिरे हुए ग्लास को, पर छत पर लगे मकड़ी के जालों को नहीं, और उस मक्खी को भी नहीं जो मेरी पत्नी के पैर पर बार बार आकर बैठ रही थी। चाहता था कि अनंत काल से लौटने के बाद दोनों खुश मिले। पत्नी की आंखों नीचे जो काले धब्बे हैं वे ना हों। घर की लिपाई पुताई हो जाए तो और भी अच्छा हो। मेरी एक सीमा थी कि मेरी गैर हाजिरी में मेरा घर कैसा लगता होगा ये मैं कभी नहीं देख सकता था। इसलिए जब कोई ये कहता कि आने वाले 20 वर्षों में ये देश बहुत खुशहाल हो जाएगा, तब मैं सोचता खुशहाली 20 वर्षों में क्यों? खुशहाली अभी हो, इसी वजह से, मेरे देखते देखते। संपत के बाहर न मिलने की मुझे उम्मीद थी, इसीलिए मैं झोला लेकर नहीं आया था। अब अनंत काल तक घर न लौटने के लिए क्या किया जा सकता है? मेरे पास ये छोटा शहर बचा था जिसे मैं आधे घंटे में पैदल पार कर सकता था, जिसमें दोस्ती के लिए तो ये थी संपत आज की आसपास किताब से नहीं एक दिख झलक। रहा था। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर कहानियों के लिए चैनल बोलती किताबें को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।